हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हैं आप सब? सबसे पहले बेटा, आज दिवाली का त्यौहार है, तो सबसे पहले आप सबको दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज की क्लास में बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं आरएनए पॉलीमरेज को। किसको पढ़ेंगे हम लोग? आरएनए पॉलीमरेज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो प्यारे बच्चों, आप लोग हेडिंग लगाएंगे बेटा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक, सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है। तो सबसे पहले बेटा, आरएनए पॉलीमरेज एक तरीके की प्रोटीन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ ए प्रोटीन। क्या है? इट इज़ ए प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है। करता क्या है? ये एक ऐसी प्रोटीन है जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के कॉन्सेप्ट पर काम करते हुए आपके डीएनए से इंफॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए बनाती है। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोटीन। इट फॉर्म आरएनए बाय कॉपीइंग इंफॉर्मेशन from any one strand of DNA। ठीक, पहली बात क्या है बेटा, एक प्रोटीन है। करता क्या है? ये एक ऐसी प्रोटीन है जो डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से इंफॉर्मेशन को कॉपी करके क्या बनाता है? कॉपी करके वो आरएनए बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद हम लोग ये देखेंगे ना कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या देखेंगे बेटा? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका स्ट्रक्चर में जब हम बात करेंगे ना, तो हम पाएंगे कि ये क्या है बेटा? मल्टी सब यूनिट्स का बना हुआ है। मल्टी सब यूनिट्स का बना हुआ है। ठीक है, मल्टी सब यूनिट्स का मतलब क्या होता है बेटा? देख, कोई प्रोटीन है ना, वो किससे बनी होती है? वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बनी होती है। ठीक है, अब उस प्रोटीन में एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। ठीक है, हो सकती हैं। वो एक से ज़्यादा चेन्स एक ही तरीके की हो सकती हैं। जैसे अभी देखो, मान लो मेरे पास एक प्रोटीन है, वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई है। देखो, तीनों पेप्टाइड चेन एक ही तरीके की है। मेरे पास एक प्रोटीन है जो 2 तरीके के पेप्टाइड चेन की बनी हुई है, और वो कौन सा है? इधर देखो, ये 2 पेप्टाइड चेन ब्लू कलर की, 2 पेप्टाइड चेन ब्लैक कलर की, चारों ने मिलकर क्या बना दिया? एक प्रोटीन बना दिया। अब आप क्या कहोगे? ये प्रोटीन कितने टाइप की यूनिट्स की बनी हुई है? तो 2 टाइप की बनी हुई है, एक ब्लू वाली और एक ब्लैक वाली। ऐसे आपने हीमोग्लोबिन पढ़ा है। हीमोग्लोबिन में मैंने आपको बताया था लास्ट चैप्टर में, वहाँ पर मैंने कहा था ना, 2 अल्फा सब यूनिट्स होती हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स होती हैं। तो सब यूनिट्स का मतलब क्या है, समझ पा रहे हैं आप? कोई भी प्रोटीन होगा बेटा, वो क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड चेन का बना होता है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड चेन ही क्या है? उसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, अब वो सब यूनिट्स जो हैं, जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो एक ही टाइप की हो सकती हैं। सभी चेन्स हो सकता है एक ही तरीके की हों, या फिर अलग अलग टाइप की हो सकती हैं। जैसे आपकी हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ऐसे ही इसमें कई सब यूनिट्स होती हैं, यानी कई पेप्टाइड चेन्स होती हैं, यानी अलग अलग कई पेप्टाइड चेन्स होती हैं। क्या होती हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? तो पहली बात हमने क्या समझा कि ये एक प्रोटीन है। करना क्या है इसको डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड से इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके क्या बनाना है? आरएनए बनाना है। इसके स्ट्रक्चर में हमने देखा कि क्या है बेटा? मल्टी सब यूनिट्स है। ठीक है, क्या है बेटा? मल्टी सब यूनिट्स है। अब फिर सवाल ये है कि इसके लिए टेम्पलेट क्या है? आरएनए तो बनाता है। टेम्पलेट क्या है बेटा इसके लिए? टेम्पलेट इसके लिए डीएनए है, क्योंकि डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड को कॉपी कर रहा है। ये डीएनए है, ये मान लो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। 5 टू 3 डायरेक्शन में बनाना है। ये काम करता है 5 टू 3 डायरेक्शन में, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो यहाँ पर 5 प्राइम हो जाएगा, ये 3 प्राइम हो जाएगा। ये जो नई चेन बन रही है, ये क्या है? ये आपका आरएनए है। किसको कॉपी करके बना रहा है? इसको कॉपी करके बना रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके बना रहा है। तो टेम्पलेट इसके लिए क्या है बेटा? ये जो है ना, ये डीएनए का स्ट्रैंड क्या काम कर रहा है? एक टेम्पलेट के लिए काम कर रहा है, इस नए बनने वाले आरएनए के लिए। इस नए बनने वाले आरएनए के लिए जो ग्रीन कलर का आरएनए बना हुआ है,
उसके लिए ये डीएनए टेम्पलेट का काम कर रहा है। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज का टेम्पलेट क्या होता है? डीएनए होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके काम करने का मेन बेसिस क्या है? प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इसके वर्किंग का मुख्य प्रिंसिपल क्या है बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है बेटा? ये काम करता है कॉम्प्लीमेंट्री, ये काम करता है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रिंसिपल पर। किस पर काम कर रहा है बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात क्लियर है। तो अब चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलते हैं आरएनए पॉलीमरेज को अलग अलग सेल में देखने की कोशिश करते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं बेटा इसके हम टाइप्स को। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। देख बेटा, सेल होती हैं दो तरीके की, एक होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होती हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज केवल एक ही टाइप का होगा, यूकैरियोटिक सेल में आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप का होगा। मेरी बात समझो, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। आरएनए पॉलीमरेज का मेन काम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज का जो मेन रोल है बेटा वो क्या है? देख, हमें क्या करना है बेटा, हमें केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ से सवाल एक आध बार आया हुआ है, अभी लेटेस्ट में कोई सवाल आया हुआ है नीट वगैरह में। ठीक, तो इसी वजह से इसको हम थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें एक्चुअली में चीज़ें क्या क्या होती हैं, इसका काम क्या क्या होता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है ना, उसका मेन रोल क्या है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। क्या बनाता है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अब आरएनए भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आपके पास होता है आरआरएनए, आपके पास होता है बेटा टीआरएनए, आपके पास होता है एमआरएनए, आपके पास होता है एचएनआरएनए, आपके पास होता है एसएनआरएनए, आपके पास होता है एससीआरएनए। ठीक, तो इन सारे आरएनए के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे, जब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ आरएनए के बारे में। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, आरएनए पॉलीमरेज का जो मेन काम है ना, वो है आरएनए बनाना। कहाँ से? डीएनए की किसी एक स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके आरएनए उसको बनाना ही है उसका मेन काम है। अब आरएनए पॉलीमरेज सारे आरएनए को बना सकता है, लेकिन जब हम चलते हैं इसके टाइप में तो हम इसको देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, एंड इसको देखते हैं कहाँ पर बेटा? यूकैरियोटिक सेल में। जब इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल में देखेंगे ना, तो वहाँ पर मुझे केवल एक ही आरएनए पॉलीमरेज मिलेगा जो क्या करेगा? इन सारे टाइप के आरएनए को बनाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो सभी टाइप के आरएनए को बना सकता है। तो इन प्रोकैरियोटिक सेल देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज विच कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ आरएनए प्रेजेंट इन सेल। एक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितने भी आरएनए हैं वो उन सबको बनाने का काम केवल एक आरएनए पॉलीमरेज करता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं बेटा? इसमें हम लिख सकते हैं ना, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ, देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ, only one type of RNA polymerase which can form all type of RNA in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल में केवल एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होगा जो सभी तरीके के आरएनए को बना सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर है बेटा? फिर चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलते हैं यूकैरियोटिक में। ठीक है, हम लोग कहाँ चलते हैं बेटा? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में हम देखते हैं कि वहाँ पर मेरे पास 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं। कितने तरीके के बेटा? 3 तरीके के। उनके भी टाइप कर लेते हैं।
हमारे पास 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेज हैं। एक को कहा हमने आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरे को कहा बेटा हमने आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरे को कहा हमने आरएनए पॉलीमरेज 3। ठीक, आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है ना बेटा, ये बनाता है आपका आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, ये बनाएगा आपका आरआरएनए। पॉलीमरेज 2 बनाता है बेटा एमआरएनए, पॉलीमरेज 3 बनाता है बेटा टीआरएनए। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल में अलग अलग आरएनए को बनाने के लिए अलग अलग क्या हैं, आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ती है बेटा। कैसे, क्यों? क्योंकि हमें जब प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होगी तो हमें इन तीनों की नीड होती है। ठीक है, अभी और भी आगे चीज़ें देखेंगे कि ये क्या करता है, ये दोनों क्या करते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे बेटा लास्ट में, जब हम लोग चेक करेंगे क्या टाइप्स ऑफ आरएनए को। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बेटा, ये तो हो गए हमारे रोल की बात कि इसका रोल क्या होता है। अब चलते हैं बेटा इसके स्ट्रक्चर पर। किसके स्ट्रक्चर पर? आरएनए पॉलीमरेज के स्ट्रक्चर पर। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ये बेटा जो एक आपको ऐसे स्ट्रक्चर में बना के दिखा रहा हूँ, ये क्या है, एक आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है ये? एक आरएनए पॉलीमरेज। ये है आरएनए पॉलीमरेज। अब हमने पहले देखा है कि आरएनए पॉलीमरेज कई सब यूनिट्स का बना होता है। तो कौन कौन से सब यूनिट्स होती हैं इनमें, आइए देख लेते हैं उसको भी। तो इसमें सबसे पहले बेटा ऐसे 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स होती हैं। क्या होंगी? 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स। तो ये क्या है बेटा? 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स। तो स्ट्रक्चर में पहली चीज़ क्या मिली हमको? 2 अल्फ़ा सब यूनिट्स। ठीक, फिर यहाँ पर दिखती है बेटा एक बीटा सब यूनिट। फिर दूसरे नंबर पे हमें क्या मिली बेटा? 1 बीटा सब यूनिट। ठीक, फिर यहाँ पर मिलती है बेटा एक बीटा डैश सब यूनिट। ठीक, ये बीटा सब यूनिट है, ये बीटा डैश सब यूनिट है। तो थर्ड नंबर पर यहाँ पर देखिए बेटा एक बीटा डैश सब यूनिट। ठीक, फिर क्या होती है बेटा? एक ओमेगा सब यूनिट होती है। कौन से सब यूनिट है बेटा? एक ओमेगा सब यूनिट। तो 1 ओमेगा सब यूनिट। ठीक, तो अब देखो 1 2 3 4 5। अब इसमें बेटा ये आरएनए पॉलीमरेज को क्या करना है? इसको आरएनए बनाना है। कहाँ से बनाना है? इसको बनाना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड हैं, उन दोनों डीएनए स्ट्रैंड में से किसी एक डीएनए स्ट्रैंड की इन्फॉर्मेशन को कॉपी करके। ठीक है, अब कल वाले लेक्चर पे अगर आप जाइए तो वहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके का ही स्ट्रक्चर बना रखा था। ठीक, चलो ऐसे बनाता हूँ बेटा मैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये मेरा एक डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए में ये क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये एक दूसरी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। और यहाँ पर क्या बैठा है बेटा? यहाँ पर आपका बैठा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम जो है ना, ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, क्या है ये? आरएनए पॉलीमरेज। बात समझने की कोशिश कर बेटा जो मैं समझा रहा हूँ आपको। ठीक, अब इस आरएनए पॉलीमरेज को कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से मुझे प्रोटीन बनानी है कि इससे बनानी है? ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की पहचान कैसे होती है? कैसे वो पहचानेगा कि मुझे कहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू करना है? ठीक है, तो हर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या होता है बेटा? ऐसे आगे प्रमोटर होता है, पीछे टर्मिनेटर होता है। इसमें भी प्रमोटर है, इसमें भी टर्मिनेटर है। तो अगर सपोज करो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट से क्या बननी है? प्रोटीन बननी है, तो इस आरएनए पॉलीमरेज को तो यहाँ जाना पड़ेगा ना।
जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा बेटा ये, तो इसको यहाँ तक ले जाने के लिए, इसको प्रमोटर पर जोड़ने के लिए, प्रमोटर साइड पर जुड़ेगा। प्रमोटर साइड के बाद जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके 2 डीएनए स्ट्रैंड में से किसी एक की कॉपी करके ये क्या करेगा बेटा, आरएनए बनाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक ले जाने बाद देखो ये आरएनए पॉलीमरेज तो डीएनए के स्ट्रैंड से क्या कर सकता है बेटा, एक आरएनए बना सकता है, लेकिन दिक्कत ये है इसकी ना कि इसको यहाँ तक ले कौन आएगा। तो इसको यहाँ तक पहुँचाने का काम ना इसमें एक अलग से फैक्टर जुड़ता है बेटा। ये एक फैक्टर जुड़ रहा है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिग्मा फैक्टर। ठीक, और ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना इसको हम कहते हैं बेटा कोर एंजाइम। क्या है ये, कोर एंजाइम है। एनसीईआरटी ये मानती है, कुछ बड़ी बुक्स में आप देखोगे तो सिग्मा फैक्टर को भी पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज माना जाता है, लेकिन एनसीईआरटी ये मानती है दैट सिग्मा फैक्टर इज नॉट पार्ट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। नोट डाल के बात आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिग्मा फैक्टर is not part of RNA polymerase। ठीक, तो देखो इधर ये सिग्मा फैक्टर पहचान करेगा बेटा प्रमोटर की, ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया और ये आपका टर्मिनेटर हो गया। तो ये सिग्मा फैक्टर इससे जुड़ जाता है और इसको कहाँ लेके जाता है, इसको अटैच करवा देता है कहाँ पर, प्रमोटर पर। ठीक है, प्रमोटर के पास ले जाके अटैच कर देगा। तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है बेटा, सिग्मा फैक्टर इसको आरएनए पॉलीमरेज को लेके जाएगा स्ट्रक्चरल जीन से आगे जो प्रमोटर जुड़ा हुआ है वहाँ पर इसको जोड़ेगा। तब फिर क्या होगा बेटा, तब ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी और उसको हम कहेंगे कि ये क्या है हमारा, ये इनिशिएशन है। क्या है ये हमारा, इनिशिएशन है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगी ना, एक छोटी सी चेन बन जाएगी ना, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि इनिशिएशन हो गया है किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। ठीक है, बात समझ रहे हो बेटा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट करिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर स्पेस खाली हो जाएगा। जब स्पेस खाली हो जाएगा तो उसमें हम लिख देंगे। तो लिखो बेटा इसको फटाक से। चलो बेटा इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा मैं। ठीक है, देखो तो ये बात बेटा क्लियर हो गई। मेरे पास एक सिग्मा फैक्टर था और आरएनए पॉलीमरेज दोनों जुड़कर कहाँ पहुँच गए हैं, दोनों जुड़कर आप ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, ये इसका प्रमोटर है, ये इसका क्या है, टर्मिनेटर है। ये टर्मिनेटर है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये प्रमोटर है। यहाँ पर कौन आके जुड़ गया है, यहाँ पर आके जुड़ गए हैं भाई साहब ये ऐसे ठीक, और इससे क्या लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है हमारा सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर हो गया, ये क्या हो गया बेटा, आरएनए पॉलीमरेज हो गया। अब आरएनए पॉलीमरेज ने ये स्ट्रैंड मान लो 5'3" था, चलो 3'5" मान लेते हैं, 3'5" था, ये 5'3" था। तो यहाँ से क्या किया बेटा इसने, यहाँ से इसने एक चेन बनाना स्टार्ट किया, यहाँ से इसने एक चेन बनाना स्टार्ट किया, किसकी, आरएनए की। अब ये जो आरएनए छोटा सा बना हुआ है ना, इस आरएनए छोटे से आरएनए बनाने की प्रोसेस के बाद हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर क्या हो गया है बेटा, इनिशिएशन हो गया है, इनिशिएशन। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन बनने की शुरुआत हो गई है। अब फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये इधर आता जाएगा, किधर आता जाएगा बेटा, ये इधर आता जाएगा, स्ट्रक्चरल जीन में इधर आता जाएगा, वैसे वैसे क्या करता जाएगा, इस आरएनए को बढ़ाता चला जाएगा। जैसे कुछ टाइम बाद ये यहाँ से चलकर बेटा ये आपका आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आ जाएगा।
तो यहाँ से चलकर बेटा, यहाँ से चलकर जब ये यहाँ तक पहुँचेगा ना, ये यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचेगा, उससे पहले ये सिग्मा फैक्टर को छोड़ देता है। जैसे ही इनिशिएशन होता है यानी चेन बनना स्टार्ट हो जाती है, सिग्मा फैक्टर आपके आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है। जब ये चेन लंबी होने लगेगी, यहाँ बनाते बनाते आरएनए बनाते बनाते यहाँ आ गया, यानी आरएनए अब इतना लंबा हो गया है, ठीक। तो अब बेटा क्या होगा, जैसे कुछ टाइम तक जैसे छोटी सी चेन बनेगी, इनिशिएशन होगा, सिग्मा फैक्टर अलग, यहाँ से यहाँ तक ये अकेले आया है। अब यहाँ पर जब पहुँचेगा बेटा, ये कहाँ पहुँचेगा बेटा, जब ये टर्मिनेशन वाली पॉइंट पर पहुँचेगा, ठीक है, तब इसके साथ कुछ और होगा। अभी कहाँ है, अभी ये चेन को लंबी कर रहा है, स्ट्रक्चरल जीन में है, अकेला है बेटा। तो यहाँ से इसने क्या किया, सिग्मा फैक्टर को छोड़ दिया, आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है 3' डायरेक्शन में, और क्या कर रहा है बेटा, नई चेन बनाते चला जा रहा है, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा, नई चेन बनाते चला जा रहा है। अब फिर क्या होगा बेटा, इस नई चेन को जो ये लंबा कर रहा है ना, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं एलोंगेशन। जब ये अकेले काम कर रहा था, चेन को लंबी कर रहा था किसकी, या mRNA की, तो उसको हमने क्या कह दिया, एलोंगेशन। अब पहुंचा कहाँ पर बेटा, ये लास्ट में। अब पहुंचा कहाँ पर बेटा, लास्ट में। अब यहाँ से इसको चेन बनाना क्या करना है बेटा, बंद करना है। तो यहाँ पर इससे ना एक और आके फैक्टर जुड़ जाता है, और उस फैक्टर का नाम हम दे रखते हैं बेटा, ये एक और फैक्टर आके जुड़ गया, इस फैक्टर को कहते हैं रो फैक्टर। जब रो फैक्टर इससे जुड़ जाता है ना, तो क्या होता है बेटा, टर्मिनेशन हो जाता है, ठीक। टर्मिनेशन यानी स्टॉप हो जाता है क्या, आरएनए का फॉर्मेशन। यानी आरएनए क्या, रो फैक्टर क्या करता है बेटा, इस आरएनए को इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड से क्या करता है, अलग कर लेता है। इसको अलग करके क्या कर देगा, बाहर कर देगा, ठीक है। वो यहाँ से चेन से क्या करेगा बेटा, ये जो चेन बन रही है आरएनए की, इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो रो फैक्टर क्या किस में काम आता है बेटा, टर्मिनेशन में काम आता है, ठीक है। तो हमने 3 प्रोसेस देखी बेटा, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में ध्यान से देखो, इनिशिएशन में क्या था, आरएनए पॉलीमरेज के साथ में सिग्मा फैक्टर था। एलोंगेशन में आरएनए पॉलीमरेज अकेला है। टर्मिनेशन में आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन आ गया, रो फैक्टर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आराम से लिख दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, और एग्ज़ाम में हो सकता है बेटा काम आ जाए। ये क्या है, आपका आरएनए पॉलीमरेज है। आरएनए पॉलीमरेज रहता है किसके साथ में बेटा, सिग्मा फैक्टर के साथ में। कब, जब इनिशिएशन करना होता है तब। तो इनिशिएशन के टाइम पर आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर साथ साथ रहते हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया आपका सिग्मा फैक्टर, ठीक है। लेकिन एलोंगेशन के टाइम पर आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है बेटा, अकेला होता है, ठीक। तो ओनली आरएनए पॉलीमरेज, कब, ड्यूरिंग एलोंगेशन। फिर बेटा हम चलते हैं कहाँ पर, लास्ट में सबसे, जहाँ पर हम देखेंगे किसको, टर्मिनेशन को, ठीक है। यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर आ जाता है। किसके साथ आ जाता है बेटा, ये रो फैक्टर के साथ में आ जाता है, और किस प्रोसेस में, टर्मिनेशन, ठीक है। तो ये बात बेटा आपको याद रखनी है। ये रेड कलर का बना दे रहे हैं हम, क्या, रो फैक्टर, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा। तो यहाँ से हमें समझ आया कि आरएनए पॉलीमरेज क्या है, कैसे काम करता है। अच्छा, एक चीज़ और दिमाग में आनी चाहिए आपको कि यार ठीक है, आके आरएनए पॉलीमरेज यहाँ के जुड़ गया, लेकिन डीएनए तो ऐसे कॉइल्ड है ना, तो उसको खोलेगा कौन बेटा, उसको खोलने का काम भी ना कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज करता है। आरएनए पॉलीमरेज में कुछ सब यूनिट्स आप देख रहे हो ना, बीटा एंड बीटा डैश की। तो बीटा एंड बीटा डैश सब यूनिट जो होती है ना, देखो इतनी सारी सब यूनिट्स हैं आरएनए पॉलीमरेज में, सबके कुछ ना कुछ काम जो है ना आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन प्रॉपर बहुत डिटेल में काम आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। बीटा एंड बीटा सब यूनिट्स को ये माना जाता है कि इनके अंदर कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है बेटा, इनके अंदर कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब इस पर क्या है बेटा, एक्टिव साइट्स हैं। अब एंजाइम है तो इसका मतलब
एक्टिव साइट्स तो होंगी, तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है इनके अंदर, यानी इन पर क्या है, एक्टिव साइट्स हैं। और क्या है बेटा, प्लस इनके पास बेटा, प्लस इनके पास अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए की पावर है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए एबिलिटी है, ठीक है। तो इसको खोलने का भी काम, ट्रांसक्रिप्शन करना है तो डीएनए को खोलना पड़ेगा, वो भी कौन करता है, आपके बीटा सब यूनिट्स और बीटा डैश सब यूनिट, जो आपके कहाँ पर हैं, आरएनए पॉलीमरेज में, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा। तो थोड़ा सा फेस्टिवल का दिन है तो थोड़ा सा क्लास को छोटी रखते हैं, आज एंजॉय करो बढ़िया, कल से एकदम प्रॉपर क्लास होगी 1 आध घंटे की, ठीक है। और कोशिश है कि आने वाले 1-2 दिन में 3-4 क्लासेस 5 क्लासेस जो भी बची हो ना करके इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, और साथ साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं एवोल्यूशन का, ठीक है। 2 चैप्टर को पैरेलल लेके चलते हैं, तभी आपका दिसंबर तक सिलेबस कवर अप हो सकता है, क्योंकि कुछ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हमें निभानी है। आप भरोसा करते हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपके भरोसे पर एकदम खरे उतरें और आपके जीवन के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ बेटा कि लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए जाइए आराम से, खूब पटाखे वटाखे फोड़िए, लेकिन इतना मत फोड़िए कि आसपास पॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। तो पटाखे फोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपनों के साथ समय बिताइए, और वो समय जो होगा वो इतना इम्पोर्टेंट होगा बेटा ना, कि आप एक ऐसे दौर में पहुंचोगे जहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा ना कि यार वो क्या दिन थे जब हम लोग साथ साथ हुआ करते थे, ठीक है। जैसे अभी हमें रियलाइज़ होता है कि वो क्या दिन थे जब हम फैमिली के साथ रहा करते थे, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, चीज़ें हैं, चलती रहती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ ठीक है और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करोगे, आप एग्ज़ाम्स में नंबर भी अच्छे स्कोर करोगे, तो बेटा लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।